तो वेलकम बैक। तो आज जो है वो हम 5वां दिन करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का मैप जो है हम जो कर रहे हैं। तो आज हम जो है वो बेसिक बैक्टीरियोलॉजी जो है इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन करेंगे और साथ में साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर पहली क्या बात है कि दैट इज़ लाई इनसाइड द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। कि हमने पीछे सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की बात की और उस पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है उसके बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास क्या पाई जाती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। और दूसरी क्या बात है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर कि इसकी जो कंपोजिशन होती है ना वो एक्चुअली सिमिलर होती है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। जिस तरह यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल सेम उसी तरीके की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की। लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्क है जो कि बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन का, वो क्या है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर स्टीरोल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। इनके अंदर स्टीरोल्स नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल है वो इनकी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं पाया जाएगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा जो है ना ये एक्चुअली इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो अब सेल वॉल प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। तो अब इनके अंदर सेल वॉल नहीं है लेकिन इनके अंदर ये अडेप्टेशन है कि ये सेल वॉल ना होने की वजह से इन्होंने अपने अंदर स्टीरोल्स जो है ना वो डेवलप कर लिए हैं। तो स्टीरोल्स की वजह से इनकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई ना कि जनरल जो ओवरव्यू है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। अब आगे चलते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है जो कि बैक्टीरिया की है इसके अंदर 4 फंक्शंस है। पहला फंक्शन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी को इस्तेमाल करके उसको सेल से बाहर निकालना। बैक्टीरियल सेल्स किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकाल सकते हैं या उन मॉलिक्यूल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके अपने सेल के अंदर ला सकते हैं। और वो सारा काम किसकी मदद से होगा, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की मदद से होगा। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो फंक्शन है इसका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का, वो है एनर्जी जनरेशन बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कि ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का हम नाम देते हैं प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में या आप कह लें कि ऑक्सीडेशन करके, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम क्या है कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, इसने सिंथेसिस करवानी है किस चीज़ की, प्रिकर्सर्स ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल के प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिन्होंने आगे फ्यूचर में चल के सेल वॉल को बनाना है। तो उसकी सिंथेसिस जो होगी, मतलब वो जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स जिन्होंने सेल वॉल बनानी है उनके प्रिकर्सर्स को भी बनाना किसका काम है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का काम है। और चौथा जो फंक्शंस है वो क्या है कि सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन्स। कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है ये काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया के एंजाइम्स और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको सिक्रीट करने में भी हेल्प आउट करती है। तो ये हमारे पास बेसिक 4 जो है ना वो फंक्शंस हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है ना ये कंप्लीट हो गई। अब आगे हम चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ कि जो बैक्टीरिया जो है इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो पाई जाती हैं। अच्छा, तो बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर सबसे पहले जो बात हम करें तो इसके अंदर जो है ना 2 डिस्टिंक्ट एरियाज़ होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट एरियाज़ होते हैं। अब वो 2 डिस्टिंक्ट एरियाज़ कौन कौन से हैं, एक एरिया हमारे पास क्या होता है
एमॉर्फस मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारे पास जो साइटोप्लाज्म का एक एरिया होता है जिसको हम एमॉर्फस मैट्रिक्स कहते हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, राइबोसोम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं और प्लाज्मिड्स वगैरह पाए जाते हैं। इसको हम एमॉर्फस मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब ये ऐसा आप कह लें कि एरिया है जहाँ पे जो है ना वो मतलब एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है, एमॉर्फस मैट्रिक्स कहते हैं। और दूसरे इसके अंदर एक इनर एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर इसका न्यूक्लियोइड रीजन सेल का या बैक्टीरिया का, जिसके अंदर जो है ना वो डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो, या दो एरियाज़ होते हैं जो है ना साइटोप्लाज्म के। अच्छा, अब ये चीज़ समझ आ गई। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर अदर जो इंक्लूजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। उनमें हमारे पास सेकंड नंबर पे जो हम बात करने लगे हैं वो राइबोसोम्स हैं। अब राइबोसोम्स में पहली क्या बात है कि दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो है ना ये हमारे पास ऐसे आप कह लें कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्होंने क्या करनी होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। और आगे हम सेकंड जो बात है इसके अंदर वो देखें कि जो राइबोसोम्स हैं ये यूकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वो किसके लिहाज से, साइज़ के लिहाज से और कंपोजिशन के लिहाज से। अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, इनकी निस्बत ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है या बैक्टीरियल राइबोसोम्स है इनसे बड़ा होता है, और उनकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होती है। अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल तो नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक में चला जाएगा, हमें बाकी चीज़ें भी कवर करनी हैं, तो इसलिए हम जो है ना वो चंद एक बातें जब हम इसके अंदर कर रहे हैं। और राइबोसोम्स के अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ जो है ना वो 70S होता है। एस स्वीडबर्ग एक यूनिट है, उससे इसका साइज़ जो है ना वो मेजर करते हैं, ठीक है। और वो जो 70S साइज़ है उसके अंदर 50 और 30S के सब यूनिट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लार्ज जो इसका सब यूनिट होता है वो 50S का होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो हमारे पास 30S का होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गई राइबोसोम्स की बात। अब आगे हम चलते हैं ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर द स्टोरेज एरियाज़ फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड स्टेन। मतलब जो बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिएंट्स को जो स्टोर करते हैं वो ग्रैन्यूल्स के अंदर करते हैं, और कुछ स्टेन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया जो है वो इन ग्रैन्यूल्स के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। स्टेन से क्या मुराद है, जो हम डाई यूज़ करते हैं जिससे हम बैक्टीरिया को कलर देते हैं, तो वो भी इनके अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब इसकी अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास आती है वोलूटिन, ठीक है, वोलोटिन कहते हैं इसको, ठीक है, ये ग्रैन्यूल है एक। और ये जो वोलोटिन है ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये हमारे पास है रिज़र्व ऑफ हाई एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमराइज मेटाफॉस्फेट। मतलब इसके अंदर मेटाफॉस्फेट पाया जाता है, और वो जो मेटाफॉस्फेट है ये एक्चुअल में एक पॉलीमराइज्ड फॉर्म में पाया जाता है, और ये एक्चुअल में क्या होता है, एक रिज़र्व ऑफ हाई एनर्जी, मतलब एनर्जी स्टोर करने के लिए जो है ना ये हमारे पास एक ग्रैन्यूल होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इस ग्रैन्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, किसकी फॉर्म के अंदर, मेटाफॉस्फेट की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो है इसके बारे में अगर हम देखें वोलूटिन के बारे में, वो क्या है कि ये एक मेटाक्रोमिक ग्रैन्यूल होता है, ठीक है। ये जो वोलूटिन होता है ये हमारे पास एक मेटाक्रोमेटिक जो है ना वो ग्रैन्यूल होता है। अब मेटाक्रोमेटिक का क्या मतलब होता है कि ये कलर शो करता है हमें, ठीक है, कोई ना कोई कलर देता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि कलर किस तरीके से देता है, तो इसका जो स्टेन होता है ना वो एक्चुअल में रेड हमें नज़र आता है जब इसको मिथाइलिन ब्लू डाई दिया जाता है। मतलब वोलेटिन को जब मिथाइलिन ब्लू के साथ इसका डाई किया जाता है तो ये रेड कलर देता है हमें। और ये जो हमारे पास वोलोटिन है ये एक्चुअल में करैक्टरिस्टिक फ़ीचर है किसका, कोराइनिबैक्टीरियम डिफ्थेरी, ठीक है, डिफ्थेरिया जो होता है। अब ये डिफ्थेरिया जो है ना ये एक्चुअल में एक डिज़ीज़ है जो कि ये कोराइनिबैक्टीरियम डिफ्थेरी काज करता है। तो उस जब हम उसकी डिटेक्शन करते हैं तो उसकी डिटेक्शन की जो है ना ये एक पॉइंट है कि उसके अंदर वोलेटिन जो है ना ये पाया जाता है, और मिथाइलिन ब्लू के साथ उसको जब हम कलर देते हैं तो ये रेड कलर उसके अंदर अपीयर होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वोलेटिन जो है ना इसकी एग्जांपल होगी, और ये ग्रैन्यूल्स की बात होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम, एग्जांपल भी हो गई, ग्रैन्यूल्स की बात हो गई। अब आगे चलते हैं हम न्यूक्लियोइड की बात करते हैं। अच्छा, अब न्यूक्लियोइड के अंदर अगर हम देखें तो 5 चीज़ें हमने देखनी है कि न्यूक्लियोइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और क्या है ये। पहली तो ये बात है कि न्यूक्लियोइड जो है ना ये एक एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर वो वाला एरिया जहाँ पे डीएनए पाया जा रहा है उसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोइड।
सेकंड क्या बात है कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं, इसके अंदर ये जो डीएनए होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है और सिंगल है, ठीक है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, उनका जो डीएनए होता है, और एक्चुअल में ये न्यूक्लियोइड है। और इसके न्यूक्लियोइड का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखें, या आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि जो न्यूक्लियोइड है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 × 10⁹, ठीक है, 2 × 10⁹ जो है ना इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और चौथा जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि एमसीक्यूज भी आ सकता है कि न्यूक्लियोइड के अंदर तकरीबन 2000 जीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड कंटेन 2000 जीन, इसके अंदर 2000 के करीब जो है ना वो जीन्स मौजूद होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है इसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। अब इंट्रॉन्स और जो है एक्सॉन्स जो है वो क्या होते हैं, ये हम आगे मज़ीद जब बात करेंगे बैक्टीरियल जेनेटिक्स की, तो उसके अंदर जो है ना वो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इंट्रॉन्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ के तौर पे हमने याद रखना है कि बैक्टीरियल डीएनए जो होता है ना उसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ठीक हो गया, तो दैट इज़ इनफ फॉर द डे। आगे हम जो है वो छठा दिन जब हम करेंगे प्लाज्मिड्स के ऊपर, ठीक है, प्लाज्मिड्स और ट्रांसपोसन्स के ऊपर। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, और नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। और जो चीज़ अगर समझ नहीं आती तो कमेंट्स में पूछें, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वो भी कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें ताकि जब मैं उसको ठीक कर सकूं। बाकी इस चैनल को भी शेयर करें, आगे वीडियो को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मज़ीद हमें जो है ना वो मोटिवेशन मिलती है, और इल्म को दूसरों तक पहुंचाना एक अच्छी बात भी है। चलें, मिलते हैं जो है वो डे 6 में, ठीक है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड दुआ में याद रखिएगा।